हेलो दोस्तों, आज आप लोग का इस मार्गदर्शन क्लास में स्वागत है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लेसन 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा नंबर का क्वेश्चन क्लास 10th में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लघु भी पूछे जाते हैं, दीर्घ भी पूछे जाते हैं, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्रिएट होता है। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। कहाँ राष्ट्रवाद? तो यूरोप में। तो यूरोप एक महादेश है। क्या है? यूरोप एक महादेश है जहां पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? राष्ट्रवाद का। अभी हम लोग राष्ट्रवाद समझेंगे, पहले इतना समझेंगे कि राष्ट्रवाद कहां पढ़ेंगे? यूरोप में। यानी यूरोप में किस तरीका से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है, देखो तो पहले हम लोग राष्ट्रवाद समझते हैं। क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है, देखो पहले आप समझे राष्ट्र। तो राष्ट्र का मतलब होता है देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। और वाद का मतलब होता है विचारधारा। क्या होगा? विचारधारा। और कैसी विचारधारा? तो प्रेम का। देश प्लस प्रेम प्लस विचारधारा। कैसी विचारधारा? तो प्रेम का। यानी जिस व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति लगाव होगा, प्रेम होगा, और उसके लिए उच्च सोच रहेगा, अपने देश के लिए उच्च सोच रहेगा, तो इसे बोलेंगे राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। यानी जो व्यक्ति अपने देश के बारे में अच्छा सोच रहा है, उच्च सोच रख रहा है, ठीक है, और प्रेम कर रहा है, और अपने देश से लगाव है, तो इसे बोलेंगे राष्ट्रवाद। और अपने देश के लिए मर मिट सकता है एकदम आसान से। ठीक है, अपने देश के लिए अगर मर मिट रहा है तो इसे भी हम लोग राष्ट्रवाद भी कहेंगे। ठीक है, जैसे आर्मी वगैरह। आर्मी जो लोग होते हैं अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। ठीक है ना? मतलब जो व्यक्ति अपने देश के बारे में अच्छा सोच रहा है उसे बोलेंगे राष्ट्रवाद। जैसे इसका हम लोग एक और परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, परिभाषा के जरिए हम लोग इसको समझते हैं। तो देखो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद, ठीक है, इसका परिभाषा देखो। तो अपने देश के प्रति उच्च सोच, मतलब अच्छे सोच। ठीक है, उच्च सोच, ठीक है, प्रेम एवं अपने देश के प्रति उच्च सोच, प्रेम एवं लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो बताओ राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आ गया? अपने देश के प्रति उच्च सोच, प्रेम एवं लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये जो राष्ट्रवाद शब्द है, राष्ट्रवाद का सबसे पहले उदय हुआ था फ्रांस में। कहां हुआ था? फ्रांस में। और फ्रांस में उदय हुआ था, यह 1789 ईस्वी में पहली बार देखा गया। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ था? फ्रांस में। और कब? तो 1789 ईस्वी में देखा गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इस तरीके से। यहाँ 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ। फिर फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का सबसे बड़ा योगदान रहा था एक व्यक्ति थे जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। इतना समझ में आ गया? पहले पढ़ेंगे, पहले देखिए कि राष्ट्रवाद क्या है। तो अपने देश के प्रति उच्च सोच, प्रेम एवं लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। फिर क्या देखें? तो राष्ट्रवाद का सबसे पहले उदय कहां हुआ था? तो फ्रांस में। ठीक है, और कब हुआ? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में। फिर आगे चलकर एक और व्यक्ति को राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का योगदान था, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं और आगे समझते हैं किस तरीका से फ्रांस की क्रांति हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट को किस तरीका से योगदान रहा। चल देखो, तो हम लोग इतना समझ गए कि राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहां हुआ? तो फ्रांस में। कहां हुआ? फ्रांस में। और कब हुआ? 1789 ईस्वी में। मगर अब देखिए किस तरीका से फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो सबसे पहले कब हुआ? 1789 में। क्या हुआ? तो इस समय फ्रांस में, कहां पे? फ्रांस में
राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, देखो क्यों, आखिर यहाँ पे क्या जरूरत था जैसे कारण यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो देखो 1789 के समय फ्रांस में एक शासक था, यानी एक राजा था जिसका नाम था लुई सोलावा। लुई सोलावा, और लुई सोलावा एक निरंकुश शासक था, एक निरंकुश शासक था। निरंकुश कहने का मतलब अयोग्य शासक था। इनके मतलब राजमहल में, इनके क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है इनको कोई मतलब नहीं है, बस ये अपने बारे में सोचते थे और अपने पत्नी मैरी एंटोइनेट के बारे में सोचते थे। ठीक है, इसे कारण क्या हुआ, जब ये लोग जो लुई सोलावा थे अपने क्षेत्र में ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिए तो वहां के नागरिक यानी फ्रांस के नागरिक इनको बेकार समझने लगा, बोला ये राजा बेकार है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और मेरे बारे में कुछ सोच नहीं रहा है, तो इसको रखने से फायदा क्या है। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए, यानी इनको राजपद पर से हटाने के लिए वहां की जनता ने एकजुट हुआ और वहां पे विद्रोह कर दिया। ठीक है, जिसको कहा गया 1789 की फ्रांस की क्रांति। यह हुआ था 1789 में। ठीक है, तो क्या हुआ था वहां पे सब जनता सड़क पे आ गए। कहां गए? सड़क पे। और इन्होंने ये सब मिल करके फ्रांस में एक किला था जिसका नाम था वास्तिल का किला। वास्तिल का किला, ठीक है, वास्तिल के किला को तोड़ दिया और यहाँ पे रखे जाते थे हथियार वगैरह, और हथियार को भी लूट लिया गया और उसको तोड़ दिया गया। अब राजा गुस्सा हो गया कि आप मेरे शासन काल में ऐसे करोगे तो मतलब किसी के भी शासन काल में राजा के खिलाफ ऐसा किया जाए तो गुस्सा होगा। लेकिन नागरिक करता क्या, नागरिक पर भी तो अत्याचार हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वास्तिल का किला का पतन हो गया और इसका पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। ठीक है, इसीलिए हर एक वर्ष 14 जुलाई को फ्रांस में मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। हर एक 14 जुलाई को फ्रांस में मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, अब सुनो, ये तो देखे कि 1789 के बाद क्यों राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो समझ में आ गया। क्योंकि उनका राजा जो था लुई सोलावा निरंकुश था, यानी अयोग्य शासक था और अपने देश के जनता पर विशेष ध्यान नहीं देता था। इससे जनता में आक्रोश फैला और राजा के खिलाफ बगावत कर दी और वास्तिल के किला को पतन कर दिया 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। और वास्तिल किला को तोड़फोड़ दिया गया और वहां से हथियार को लूट लिया गया। ठीक है, अब राजा गुस्सा हो गया। जब राजा गुस्सा हुए तो जनता को मतलब कि कुछ देने से इनकार कर दिया, कुछ भी सहायता नहीं दिए। तो इससे क्या हुआ कि जनता ने लुई सोलावा को फांसी दिलवाने का निश्चय किया और लुई सोलावा को के साथ गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे गिलोटीन क्या है, तो गिलोटीन एक प्रकार का यंत्र था जिसके द्वारा वहां पे यानी फ्रांस में फांसी देने का सजा दिया जाता था। जैसे इस तरीके से होता था, यहाँ से इस तरीके पे इस तरफ कोई खंभा होता था, वहां से बीच में यहाँ पे हथियार होता था और बीच में यहाँ पे गर्दन रखने वाला होता है किसी व्यक्ति को, और यहाँ पे गर्दन बीच में रखा जाता था और यहाँ इसको मतलब कि इधर से पकड़े हुआ जाता था कोई रस्सी से और इधर भी उसको छोड़ दिया जाता था, ये गिरता था, उसका सर धड़ से अलग हो जाता था। यही था गिलोटीन। तो लुई सोलावा को जब मतलब कि फांसी दे दिया गया, इसी को बोला गया फांसी दे दिया गया। अब आगे चलकर क्या हुआ कि यहाँ पे बुर्बो राजवंश का शासन समाप्त हो गया। यहाँ पे अब आगे क्या हुआ कि यहाँ पे यानी फ्रांस में, कहां पे? फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया। बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया क्योंकि लुई सोलावा जो था यह बुर्बो राजवंश का शासक था। मतलब फ्रांस में 1789 के समय बुर्बो राजवंश था और उसी का राजा बना लुई सोलावा। और फिर जब ये हट गया, जब लुई सोलावा ही मर गया तो इसका वंश भी क्या हो गया? समाप्त हो गया, यानी बुर्बो राजवंश समाप्त हो गया और यहाँ पे एक संविधान बना, ठीक है, जिसके अनुसार देश चलने लगा। लेकिन फिर भी इसके बाद इसका अगला शासक बना रॉबेस्पियर, जो लुई सोलावा से भी कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक शासक था। इसके शासनकाल को कहा जाता है आतंक राज। इसलिए आतंक राज कहा जाता है क्योंकि यह जो ऐसे मतलब ये अपने शासनकाल में ऐसा कानून लाया था जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ
शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे जबरदस्ती फांसी दे दिया जाता था। इसलिए इसके शासनकाल को, यानी रॉबespierre के शासनकाल को आतंक राज कहा जाता है। ठीक है, रॉबespierre के बारे में यहाँ पे विशेष जानकारी नहीं देंगे क्योंकि इसके बारे में बुक में नहीं पढ़ना है। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे कि फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरीके से फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखो, एक दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। इसने भी फ्रांस में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में बहुत ज्यादा समर्थन किया। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में एंट्री करता है 1799 ईस्वी में, और 1799 से पहले यह फ्रांस नहीं था, यह किसी दूसरे देश में था और वहां पे भी बहुत सारे युद्ध को जीता था। और फ्रांस को, मतलब यहाँ के लोग अच्छे राजा को चुनना चाह रहे थे फ्रांस के। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इन लोग को लगा कि हमारे देश में कोई ऐसा राजा आ जाए जो हमारे देश को सही तरीके से चला पाए। और इसके बाद इन लोग को मतलब समर्थन प्राप्त हुआ नेपोलियन बोनापार्ट का, और नेपोलियन बोनापार्ट 1799 ईस्वी में यहाँ एंट्री करता है और फ्रांस के हर एक व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करता है। ठीक है, और उसने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए बहुत सारे नियम एवं कानून लगाए, संविधान भी बनाया। ठीक है, इसने मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट बनाया गया 1804 ईस्वी में। ये ऐसे मतलब राजा बने जिससे जनता बहुत ही खुश थे, और इसे 1804 ईस्वी में राजा बना दिया गया, यानी यह सम्राट बन गया। ठीक है, और नेपोलियन बोनापार्ट ने एक संहिता लागू किया। ठीक है, जिसका नाम रखा गया नेपोलियन संहिता। एग्जाम में पूछता है कि नेपोलियन संहिता किसने लागू किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन संहिता। ठीक है, फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने एक अलग संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था जर्मन राइन राज्य संघ। जर्मन राइन राज्य संघ। ठीक है, पूछते एग्जाम में कि जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया 1814 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में पतन हो गया। ठीक है, देखो इसके बारे में जानेंगे कि पतन कैसे हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक अच्छा शासक था, यह जनता को समर्थन दे रहा था। ठीक है, और फिर इनको दूसरे देश से बुलावा आया कि आए मेरे देश में भी आइए और यहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किए। ठीक है, तो उसके बाद यहीं पे मतलब एक देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। एग्जाम में पूछता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक। ठीक है, तो मेटरनिक एक बहुत ही अयोग्य शासक था, मतलब ये अपने देश के लिए बहुत कुछ करता था। ये जो था मेटरनिक सिर्फ और सिर्फ अपने देश की बात सोचता था, और यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और यह जो मेटरनिक था विभिन्न देशों पर अपना आधिपत्य जमाए हुए था। जैसे मेटरनिक अपना अधिकार किए हुए थे जर्मनी पर और इटली पर। जर्मनी और इटली पर। और इधर नेपोलियन बोनापार्ट जब राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मेटरनिक को मन में लगा कि अगर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करता रहेगा तो फिर मेरा जो अधिपत्य जर्मनी और इटली पर है यह समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए मेटरनिक ने क्या किया कि किसी भी तरीका से नेपोलियन बोनापार्ट को किसी भी तरीका से इसको मतलब पद पर से हटाना चाहता था। जब तक इसको लगा मेटरनिक को कि जब तक ये राजा बनकर रहेगा तब तक मेरा शासन चलने वाला नहीं है। और जब मेटरनिक ने अपना ध्यान केंद्रित किया नेपोलियन बोनापार्ट की ओर, तो इसको मतलब कि पतन करने के लिए सोचा और 1814 ईस्वी में पतन कर दिया। ठीक है, उसके बाद पतन होने के बाद भी नेपोलियन और मेटरनिक के बीच एक युद्ध हुआ जिसका नाम रखा गया वाटरलू का युद्ध। ठीक है, क्या नाम रखा गया, वाटरलू का युद्ध। पूछते एग्जाम में वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में। ठीक है, और इस वाटरलू के युद्ध में एक तरफ था नेपोलियन बोनापार्ट, एक तरफ था नेपोलियन और दूसरा तरफ था
4 देश, एक था ब्रिटेन, दूसरा था रूस, तीसरा था ये ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, और एक तरफ था प्रशा। ये सब मिलकर के क्या किया कि मतलब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर दिया। यानी वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पूरी तरीका से पराजित हो गया, ठीक है। उसके बाद इन सब मिल करके मेटरनिक मिल गया, और ये सभी देश जो नेपोलियन के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जैसे ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा, ये सब मिल करके फिर एक सम्मेलन बुलाया जिसका नाम रखा गया वियना सम्मेलन, ठीक है। उसके बारे में आगे समझाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। चलो देखो, तो जब नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो गया, ठीक है, तो पराजित होने के बाद यह चला गया दूसरे देश यानी इंग्लैंड भाग गया, ठीक। उसके बाद प्रशा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, और एक देश था रूस, इस सब मिल करके एक सम्मेलन बुलाया जिसका नाम रखा वियना सम्मेलन। और इस सम्मेलन का नेतृत्व कर रहा था, इस सम्मेलन का नेतृत्व किया मेटरनिक, जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, मेटरनिक, ठीक है। देखो, मेटरनिक जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, और यह पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। पुरातन व्यवस्था करने का मतलब यह पुरानी चीजों को मतलब स्थापित करना चाहता था। मतलब जैसे राजतंत्र, यानी यह जो था गणतंत्र का विरोधी था, किसी भी देश में संविधान लागू नहीं होने देना चाहता था और गणतंत्र होने नहीं देना चाहता था। यह सिर्फ और सिर्फ पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, मतलब पुराना जैसे राजतंत्र चलता है उस तरीका से देश में चलते रहे, ठीक है। और जब इस सब मिल करके वियना सम्मेलन बुलाया, ठीक है, तो इस सम्मेलन में निश्चय किया गया कि अब जो होगा नेपोलियन का पतन हो गया ना, तो इसे मिल करके निश्चय किया कि अब राष्ट्रवाद की भावना को दबा दिया जाए। राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया जाए, दबा दिया जाए। और इस तरीका से राष्ट्रवाद की भावना दबा दिया गया, ठीक है। जो नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया था, वही मतलब उस सबको मेटरनिक और इन सब देश मिलकर के यानी राष्ट्रवाद की भावना को दबा दिया। और फिर से फ्रांस में फिर से दोबारा आ गया बुर्बो राजवंश। फ्रांस में फिर से कौन सा वंश आ गया, बुर्बो राजवंश। लुईस लावा को फांसी जब मिला था तो वहां पे बुर्बो राजवंश समाप्त हो गया था, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो अपने राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया। लेकिन फिर जब मेटरनिक का ध्यान गया नेपोलियन बोनापार्ट पर तो उसको पतन कर दिया। उसके साथ युद्ध लड़ा वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में। और उसके बाद सब मिल करके वियना सम्मेलन बुलाया, और वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में पुरातन व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया और राष्ट्रवाद की भावना को दबा दिया गया। और फिर से फ्रांस में बुर्बो राजवंश आया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में किस वंश की स्थापना हुआ, तो बुर्बो राजवंश, ठीक है। पूछता है मेटरनिक किसका समर्थक था, तो पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, है ना, ठीक है। पूछता है कि वियना सम्मेलन में कौन कौन सा देश भाग लिया था, तो ये चारों को याद रखना है, प्रशा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रूस, ठीक है। अब देखो 15 ईस्वी के बाद यानी वियना सम्मेलन के बाद जब स्थापित हुआ तो इसके बाद इसका शासक बनाया गया लुई 18वां को, ठीक है। तो उसके बाद जब लुई 18वां बना तो कुछ दिन तक रहा, फिर इनका 1824 ईस्वी में मृत्यु हो गया। और फिर लुई 18वां के बाद यहाँ का शासक बना चार्ल्स 10 यानी दशम, ठीक है। फिर चार्ल्स दशम के खिलाफ, ठीक है, चार्ल्स दशम के खिलाफ 1830 ईस्वी में क्रांति होगा, जिससे बोलेंगे 1830 की फ्रांस की क्रांति। अब ये पढ़ेंगे
आगे, ठीक है। उससे पहले जितना हम पढ़ाए हैं उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, जो होमवर्क के रूप में बना के बनाना है, ठीक। जैसे पहला था राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ। राष्ट्रवाद का उदय कहां और कब हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में हुआ और 1789 ईस्वी में हुआ, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 1789 के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। फ्रांस का सम्राट कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा लुई 16वां। लुई 16वां, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा लुई 16वां को फांसी कब दिया गया। लुई 16वां को फांसी कब दिया गया। तो इसका आंसर होगा 21 जनवरी 1793 ईस्वी को, ठीक है। फिर इसका अगला क्वेश्चन इसमें से अगला क्वेश्चन आएगा, मान लो कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में, ठीक है। फिर अगला आएगा जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया। जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है।